हेलो दोस्तों, मैं हूं वशिष्ठ यादव फ्रॉम नेक्स्ट स्टेप एकेडमी और हमारा कोर्स चालू है बोर्ड्स की प्रिपरेशन। जो बोर्ड्स बूस्टर कोर्स है जो हम 2026 फरवरी में अपियर होने वाले हैं और हमारा टारगेट है 95 प्लस परसेंटेज इन बोर्ड्स। फ्रॉम नेक्स्ट स्टेप एकेडमी मैं वशिष्ठ यादव और मेरी टीम हम लेकर के आए हैं आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के लेक्चर्स अलॉन्ग विथ सम कंटेंट्स ऑफ इंग्लिश। तो हम हमारी तरफ से आपकी पूरी प्रिपरेशन करवा रहे हैं और आपके तरफ से एक्सपेक्टेड है कि आप ऐप को डाउनलोड करके हमारे नोट्स को पढ़ते रहो, रेगुलर लेक्चर्स को फॉलो करते रहो और हम और आप मिल करके इस बार के बोर्ड्स को फोड़ देंगे। राइट? तो नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, बढ़ेंगे आगे। हमारा चैप्टर चालू था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जहां पर वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने बहुत कुछ लिया था और मेरे ख्याल से सरफेस टेंशन वाले कंसेप्ट पर हम रुक गए थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट लेक्चर, आई होप सो ये जो सेकंड लेक्चर है, सेकंड चैप्टर है, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इसको हमने फर्स्ट लेक्चर में बहुत सारे कंटेंट्स कवर किया है, प्रेशर, देन पास्कल्स लॉ, बेसिक्स ऑफ फ्लूइड्स, ये सब हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। फर्स्ट पार्ट में आई होप आप उसको देख करके आए हैं और मूविंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग विथ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। चालू करेंगे सरफेस टेंशन से। सरफेस टेंशन ये कहीं ना कहीं फ्लूइड्स के सरफेस के बारे में बात कर रहा है। फ्लूइड्स का जो सरफेस है उसका बिहेवियर ऑल टुगेदर कुछ कुछ अलग है। फ्लूइड्स का सरफेस, उसका बिहेवियर कुछ अलग है। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि एक मच्छर ये पानी के ऊपर आराम से तैर सकता, मतलब उसके ऊपर बैठ जाता है। इवन कुछ कॉकरोचेस भी होते हैं जो पानी के ऊपर चल जाते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी है कि ये जो वाटर का सरफेस या फिर किसी भी फ्लूइड का सरफेस, ये कुछ कुछ एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है और इसी बिहेवियर को बोला जाता है सरफेस टेंशन। बातों को समझते चलेंगे। सरफेस टेंशन जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल्स देख रखा होगा। पानी के ऊपर कोई एक स्पाइडर, जिसको हम वाटर स्पाइडर बोलते हैं, वो आराम से चल सकता है। इंसेक्ट्स, कुछ वाटर स्पाइडर पानी के ऊपर आराम से चल सकता है, कुछ इस तरीके से। और जहां पर अगर आप बहुत माइन्यूटली ध्यान से देखो तो जहां पर उस स्पाइडर के पैर होंगे वहां पर एक अलग तरीके का डिंपल तैयार होगा, है ना? जैसे हम किसी चीज को ऐसे दबा रहे हैं, एक तने हुए चादर को अगर ऐसे दबाया जाए तो वहां पर ऐसे खड्डे जैसा प्रिपेयर होता है। यहां पर भी कुछ कुछ ऐसे ही होगा। ये स्पाइडर जब पानी के ऊपर चलता है या खड़ा होता है तो ये पानी के सरफेस को कुछ इस तरह से अज्यूम करो कि ये एक पानी का खींचा हुआ चादर है और इस चादर के ऊपर इसके पैर पड़े हुए हैं, तो जहां उसका पैर है वहां वो दबा होगा। इसका मतलब ये पानी का सरफेस एक खींचे हुए सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है। ये जो खिंचाव है तो सरफेस टेंशन बोला जाएगा। एक एग्जांपल यहाँ, फिर टैप के अंदर से ये जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है, ध्यान से देखो, जब ये एक बूंद यहाँ से आ रहा है तो एग्जैक्टली गोल एक स्फेरिकल शेप में ही नीचे आ रहा है। यहाँ से जब गिर रहा है तब तो उसका शेप अलग अलग है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से आ रहा है तो वो एग्जैक्टली कुछ कुछ स्फेरिकल हो जा रहा है, गोल। मतलब ये जो पानी यहाँ से आ रहा है उसका जो सरफेस है वो सिकुड़ने की कोशिश कर रहा है, सिकुड़ करके खुद को मिनिमम सरफेस एरिया में लाने की कोशिश कर रहा है और इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है सरफेस टेंशन। आई होप सो बातें ये क्लियर हो रही है। हाँ, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जो पेंटिंग वाला ब्रश होता है, उस पेंटिंग वाले ब्रश को जब तक हम पेंट के अंदर रखते हैं तो उसके वो ये जो ब्रिसल्स होते हैं, ये जो इसके रेशे ब्रिसल्स होते हैं, ये जब तक वो ये ब्रश जब पेंट के अंदर होगा तब वो फैला हुआ रहेगा। लेकिन जैसे ही इसको हम पेंट से बाहर आएंगे तो ये ब्रिसल्स अपने आप को ऐसे सिकुड़ लेंगे, ये सब एक पास आ जाता है। और ये इसीलिए क्योंकि इसके अंदर जितना भी वो पेंट होगा वो पूरा का पूरा पेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक मिनिमम सरफेस एरिया
बनाने की कोशिश करेगा। इसी प्रॉपर्टी को बोला जाएगा सरफेस टेंशन। द ब्रिसल्स ऑफ द पेंट ब्रश के ब्रिसल्स स्प्रेड आउट व्हेन द ब्रश इज इमर्स्ड इन द वाटर। जब उसको पानी के अंदर डाला जाए तो वो स्प्रेड हो जाएगा। करके देखना, पानी के अंदर तुम डालोगे तो वो फैल जाएंगे ऐसे। लेकिन व्हेन द ब्रश इज टेकन आउट, जब उनको बाहर निकाला जाए तो ये जो ब्रश के ब्रिसल्स है वो ऐसे एक साथ आ जाएंगे। और ये सब पॉसिबल है क्योंकि सरफेस टेंशन है उस फ्लूइड में। आई होप सो सरफेस टेंशन ये बहुत कुछ क्लियर होगा। हम और भी बातें सरफेस टेंशन को और क्लियर करेंगे, ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, और उसको समझने के लिए कुछ टर्म्स को हमें और समझना है। तो अंडरस्टैंड द फेनोमेना ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को समझने के लिए हम इन टर्म्स के बारे में कुछ बात करेंगे, इनको भी समझ लोगे और फिर सरफेस टेंशन पे फिर आएंगे। टर्मिनोलॉजी से कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, ये अलग तरीके के कुछ फोर्स हैं किन्हीं के बीच में, धीरे धीरे हम देखेंगे। कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, रेंज ऑफ अट्रैक्शन, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, देन फ्री सरफेस और सरफेस फिल्म। इन सब टर्मिनोलॉजीज को समझ लेंगे धीरे धीरे और फिर चलेंगे फिर से सरफेस टेंशन के ऊपर। मान लो हमने एक बीकर कंसीडर किया, ये हमारे पास एक बीकर है। कंसीडर अ बीकर हैविंग सम वाटर, जिसके अंदर कुछ पानी है। और अब मैं इस बीकर के अंदर दो मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर रहा हूं। कंसीडर टू वाटर मॉलिक्यूल्स, ये पानी है, एक बीकर है। अब यहाँ पर ये छाया नहीं है, लेकिन ये पूरा ये पानी से भरा हुआ है ना। कंसीडर टू वाटर मॉलिक्यूल्स, उस पानी के दो मॉलिक्यूल्स कंसीडर किया, ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है। अब ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल। रिमेंबर, ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं ये दोनों पानी के ही हैं, सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये जो अट्रैक्शन होगा इसको कोहेसिव फोर्स बोला जाएगा। रिमेंबर, दो सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कोहेसिव फोर्स। पहला टर्म क्लियर है, कोहेसिव फोर्स। अब मान लो कंसीडर वन वाटर एंड वन ग्लास मॉलिक्यूल। मान लो ये वाला, ये वाटर का मॉलिक्यूल कंसीडर किया हमने, और यहाँ ये वाला, ये जो है ये ग्लास का मॉलिक्यूल है, ये वाला ये ग्लास का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर ये जिस कंटेनर में वाटर रखा गया है, ये वाटर का मॉलिक्यूल और ये ग्लास का मॉलिक्यूल। अब ये दो सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल हो गए, एक तो वाटर का मॉलिक्यूल है, दूसरा ग्लास का। और अब ये दोनों अलग अलग सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स खुद को अट्रैक्ट करेंगे। भाई पहले वाटर के मॉलिक्यूल से, दोनों सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, दैट इज कोहेसिव फोर्स। लेकिन अलग अलग सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो वो जो फोर्स होगा दैट विल बी कॉल्ड एडहेसिव फोर्स, उसको बोला जाएगा एडहेसिव फोर्स। दोनों बातें क्लियर हैं। कोहेसिव फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ टू सेम सब्सटेंस, एंड एडहेसिव फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, दैट इज एडहेसिव फोर्स। चलो कुछ और टर्मिनोलॉजीज। दो molecules will attract each other if and only if they are separated at a distance less than or equal to 10 to the power minus 9 मीटर। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो तभी लगेगा अगर उनके बीच का डिस्टेंस 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर है। ये जो डिस्टेंस है जहां तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसको बोला जाएगा रेंज ऑफ अट्रैक्शन। यहां ध्यान दो, उसको हम रेंज ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। एंड मॉलिक्यूल्स हैविंग डिस्टेंस मोर देन 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर विल नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। मान लो ये हमने कहीं पे एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया, ये एक मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल से कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर, हमने ये एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया, इस मॉलिक्यूल से कुछ दूरी पर, मतलब उसका अगर मैं रेडियस कंसीडर करता हूं 10 टू द पावर माइनस 9 और उतने रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ करता हूं, तो उस स्फीयर में आने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके ऊपर फोर्स लगा सकते हैं। कितने रेडियस का, 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर का, तो उसको बोला जाएगा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। एन इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉन with range of attraction as radius around this molecules is known as sphere of influence। यह हमारा रेंज ऑफ अट्रैक्शन था।
रेंज ऑफ अट्रैक्शन को रेडियस रखते हुए अगर मैं स्फीयर ड्रॉ करता हूं तो इस स्फीयर को बोला जाएगा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। और वो मॉलिक्यूल्स जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आएंगे, यहाँ एक मॉलिक्यूल यहाँ एक मॉलिक्यूल हो सकता है ना, ये सभी मॉलिक्यूल्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। वही अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस स्फीयर के बाहर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके वजह से इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ऑल द मॉलिक्यूल्स विच आर इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इस स्फीयर में ऑफ इन्फ्लुएंस में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे एक्सर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो इस मॉलिक्यूल के ऊपर अट्रैक्शन का फोर्स लगा सकते हैं। ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, रेंज ऑफ अट्रैक्शन एंड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अच्छा, अब इसकी बात करेंगे। ये जो हमारा बीकर के अंदर हमने वाटर कंसीडर किया था, इस वाटर का ये जो टॉप मोस्ट सरफेस है, ये ऊपर वाला, हाँ दे दो, ये जो ऊपर वाला सरफेस है, पानी का सरफेस, ऊपर की लेयर, ये जो पानी का ऊपर वाला लेयर है, दैट इज कॉल्ड फ्री सरफेस। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो सकता है, ये जो सबसे ऊपर वाला सरफेस है दैट इज कॉल्ड फ्री सरफेस। और द लेयर ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड whose thickness is about equal to range of molecular attraction is called surface film। ये जो सरफेस है, इस जो लेयर है उसका थिकनेस कहां तक, अप टू रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मतलब यहां कहीं न कहीं नीचे तक। भाई इस वाले मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो ये होगा इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, यहाँ वाले सरफेस पे के मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, यहाँ वाले इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, एंड उसकी थिकनेस इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर, उसकी थिकनेस मतलब यहां तक की थिकनेस, ये वाला, ये जो थिकनेस होगा इसको बोला जाएगा सरफेस फिल्म। ये बात क्लियर है? ये सरफेस फिल्म है, राइट। अब मेरे ख्याल से सभी कंसेप्ट के साथ हम क्लियर हो चुके हैं। सरफेस फिल्म की थिकनेस कितनी होगी, लगभग 10 टू द पावर -9 मीटर की। यहां तक फोर्स लग सकता है, यहां वाले सरफेस पर, ये वाली इस पॉइंट पर, एकदम सरफेस पर, जो कौन सा, ये जो सरफेस पे का मॉलिक्यूल होगा इसके ऊपर यहां तक के, यहां से इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जाएगा, ऐसे ही ये स्फीयर, तो यहां तक के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सब इसके ऊपर फोर्स लगा सकते हैं। और ये ऊपर वाले एयर के अंदर इतने, ये भी तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, यहाँ जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी सब इसके ऊपर फोर्स लगा सकते हैं। बस फर्क ये रहेगा कि इनकी वजह से जो फोर्स लगेगा, ऊपर वाले पार्ट की वजह से जो फोर्स लगेगा वो होगा एडहेसिव फोर्स। और ये वाला पार्ट, ये तो वाटर के मॉलिक्यूल से फोर्स लगा रहे हैं, तो ये वाला जो फोर्स होगा वो होगा कोहेसिव फोर्स, राइट। ये सरफेस फिल्म है। अब इन्हीं बातों को जो हमने अभी तक पढ़ा है, इनको फिर से एक बार रिकॉल करेंगे। कुछ जो हमारे एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, हो सकता है इसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा वो चेंज करके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब 1 मार्क वाले क्वेश्चन में पुट कर दे। तो जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं उन कंसेप्ट को हमारे दिमाग के अंदर बिठाने के लिए हम इसको थोड़ा सा इस तरह से एमसीक्यू टाइप पढ़ते जाएंगे, आंसर देते जाओगे। अट्रैक्शन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वाटर के सेम सब्सटेंस है के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, वही पूछा ना, अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड कौन सा फोर्स, कोहेसिव फोर्स। सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स कोहेसिव फोर्स है। चलो आगे बढ़ेंगे। रेंज ऑफ अट्रैक्शन, तो अब तक तो आपको याद हो गया होगा, जो रेंज ऑफ अट्रैक्शन होगा वो यही है, 10 टू द पावर -9, ये है वो 10 टू द पावर -9, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे। इफ ए मॉलिक्यूल्स कम्स इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, हमने ये कंसेप्ट अभी पढ़ा था। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब मान लो ये कोई मॉलिक्यूल है सेंटर पर, इस मॉलिक्यूल का अगर मैं रेंज कंसीडर करूं तो वो 10 टू द पावर -9 मीटर होगा, और इतने रेंज का जो रेडियस होगा, उस रेडियस का जो स्फीयर है दैट इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इफ द मॉलिक्यूल कम्स इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, अगर कोई मॉलिक्यूल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है, देन इट गेट्स, तो वो ये वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, देन इट गेट्स अट्रैक्टेड, है ना। क्लियर है? अभी सरफेस टेंशन को हम समझेंगे। हमने जो कंसेप्ट पढ़ा सरफेस टेंशन की, भाई ऑल टुगेदर ये जो ऊपर वाला सरफेस है उसका बिहेवियर कुछ कुछ अलग होगा, इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। वो सरफेस टेंशन
हमने ऐसे ही देख लिया, लेकिन उसी को हम मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पे समझेंगे। एग्जाम के अंदर अगर 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन, ये जो कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो सकता है। एक्सप्लेन सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। एक्सप्लेन सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, और उसी चीज को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे जो हम स्लाइड्स में अगले पढ़ने वाले हैं। सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी हमारा चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। मान लो हमारे पास कहीं पर एक बीकर है, ये बीकर, इस बीकर में हमने वाटर भर दिया। अब इस वाटर के हम कुछ मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर रहे हैं। ये सब बातें जो मैं स्लाइड्स पे ला रहा हूं, इन सब बातों को आपको बुक के अंदर ऐसे ही लिखना है। कंसीडर 3 मॉलिक्यूल्स। यहां पर इसके अंदर हम 3 मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर रहे हैं। कौन कौन से? ए फर्स्ट वन मॉलिक्यूल, बी सेकंड मॉलिक्यूल एंड सी। तो हमने एक बीकर में वाटर लिया, वाटर के अंदर हमने 3 मॉलिक्यूल्स कंसीडर किया, ए बी एंड सी। अब ध्यान से देखो, ये जो मॉलिक्यूल्स हमने तीनों कंसीडर किया है, भाई इसके पास तो करोड़ों करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं, उसके अंदर से हमने सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स कंसीडर किए। इन तीनों में से ए मॉलिक्यूल का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा वो यही होगा क्या? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल यही होगा। भाई ये मॉलिक्यूल ए था और इस ए मॉलिक्यूल का रेडियस 10 टू द पावर -9 रखते हुए एक स्फीयर ड्रॉ किया। अब हमें पता है कि इस स्फीयर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी इसको अट्रैक्ट करेंगे, है ना? चलो, दूसरी बात, ये जो बी और सी है उनके भी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब बी का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यही है क्या? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ बी कैसा आएगा? और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ सी कुछ इस तरीके से आएगा क्या? ये होगा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस सी। सी कहां है? एकदम सरफेस पर सी मॉलिक्यूल। और बी कहां है? सरफेस से कुछ नीचे, सरफेस फिल्म के थोड़ा सा अंदर। ये सरफेस फिल्म के अंदर है ये, है ना? लेकिन सरफेस से थोड़ा नीचे है। अच्छा, अब सोच के देखो, मॉलिक्यूल ए जो है, ये वाला मॉलिक्यूल ए इज सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय सिमिलर मॉलिक्यूल्स। सीधी सी बात है, इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में सभी के सभी वाटर के ही मॉलिक्यूल्स हैं, तो हर वाटर का मॉलिक्यूल उसको अपनी तरफ खींच रहा है। इस हिसाब से यहाँ वाला मॉलिक्यूल इस तरफ खींच रहा है, यहाँ वाला मॉलिक्यूल इस तरफ, यहाँ चारों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से खींचा जा रहा है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स विल बी 0। Similar molecules and hence A is attracted in all the directions. Net force acting on A is 0. A के ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। हाँ, बी के बारे में सोचो। अब ये जो बी है, इवन सी भी है। मॉलिक्यूल सी एंड बी आर सराउंडेड बाय सिमिलर मॉलिक्यूल्स ऑन वन साइड। एक साइड में तो उनके सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन दूसरे साइड में अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं। यहां ध्यान दो, इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, बी के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, ये वाला जो नीचे का पार्ट है, यहाँ ये इतना पोर्शन, ये तो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ये जो ऊपर का इतना पार्ट है, इसमें तो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना? सेम वे इसकी बात करेंगे, ये वाला जो पार्ट है ये तो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये वाला पार्ट, ये वाला ऊपर वाला पार्ट, इतना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ये तो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब सोच के देखो, इस वाले मॉलिक्यूल पे सेंटर पे जो है, इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो नीचे की तरफ ज्यादा होगा। क्यों ऐसा? भाई इसके जो कोहेसिव फोर्सेस लगाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा हैं, ऊपर ये एयर के मॉलिक्यूल्स कम है। वैसे भी एयर के मॉलिक्यूल्स ये सेपरेशन ज्यादा होता है, तो ऊपर वाले पोर्शन में कम होगा। मतलब इसके ऊपर, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर नेट फोर्स नीचे की तरफ लगना चाहिए, क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल्स उसको नीचे खींच रहे हैं, है ना? ऐसे ही इसकी बात करो, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है उसके ऊपर, भाई ऊपर वाले पोर्शन में एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि दूर दूर होते हैं एयर के मॉलिक्यूल्स, और उनके वजह से लगने वाला एडहेसिव फोर्स ऊपर होगा। और ये नीचे वाले पोर्शन में सभी के सभी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, और वाटर के मॉलिक्यूल्स के लगने वाला फोर्स कोहेसिव फोर्स होगा, जो कि नीचे की तरफ होगा। नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा, ऊपर वाला फोर्स कम होगा, तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर नेट रिजल्टेंट फोर्स नीचे होगा। इवन ये वाला, इससे जो थोड़ा नीचे मॉलिक्यूल है उसके ऊपर भी नेट रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ है। तो सीधी सी बात है, ये वाला फोर्स नीचे की तरफ खींचा हुआ दिखेगा, ये वाला फोर्स नीचे की तरफ जाना चाह रहा है। तो उसी वजह से ये जो सरफेस है, वाटर के सरफेस पर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल,
इन सभी के ऊपर नेट फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, एंड दिस फोर्स, ड्यू टू दिस नेट फोर्स, द surface of the water behaves as if it is a stretched membrane, and this property of the surface of the fluid is called surface tension. I hope so ये सब एक्सप्लेन करने में मैं काफी हद तक सफल हुआ हूं, ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। भाई नेट फोर्स इसके ऊपर कहां लगेगा, नीचे की तरफ, ये वाला मॉलिक्यूल के ऊपर नेट फोर्स नीचे की तरफ, such that all the molecules which are in the surface film के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। ड्यू टू दिस द सरफेस इज अंडर टेंशन, ठीक की वजह से ये सरफेस टेंशन में है, एंड इट बिहेव्स लाइक an elastic stretched membrane. This is called surface tension. इतनी सी बात थी सरफेस टेंशन को, लेकिन जिस हद तक लेकर के जा करके मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, मां कसम बोलोगे नहीं। चलो आगे बढ़ेंगे। ये बात हमेशा याद रखो कि सरफेस टेंशन ये सरफेस फेनोमेना है, ये सिर्फ कहां होगा, सरफेस पर, कहीं और नहीं होगा। इट इज अ सरफेस फेनोमेना, इट टेक्स प्लेस ओनली ऑन सरफेस, एंड टेंशन ऑन द सरफेस इज अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। ये जो सरफेस टेंशन है ना, ये सरफेस टेंशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में, मतलब ये इस तरफ, इस सरफेस को टेंशन टेंजेंशियल एक्ट करेगा, ये आपको याद रखना है। Hence, molecule C and B are experiencing net downward force. अच्छा, अब ये जो कंसेप्ट पढ़ा इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और पढ़ लेते हैं। The free surface of the liquid behaves like, free surface कैसे बिहेव करेगा? It behaves like a stretched elastic. वो एक stretched elastic की तरह बिहेव करेगा। जे बात, आंसर तो यही होना चाहिए। हाँ, इतना डिटेल में बताने के बाद आपके आंसर फटाफट आना चाहिए, मुंह से फटाक से आंसर आना चाहिए। मुंह से तो कुछ भी आ सकता है, चलो छोड़ो। सरफेस टेंशन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सरफेस टेंशन इज डैश फेनोमेना। सरफेस टेंशन ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर होता है। सरफेस टेंशन कैसा फेनोमेना है? सरफेस टेंशन इज सरफेस फेनोमेना, ये आंसर रहेगा इसका, जे बात। सरफेस टेंशन इज सरफेस फेनोमेना। आगे बढ़ेंगे, कुछ और बातें क्लियर करेंगे। डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, अब सरफेस टेंशन को डिटेल में देखेंगे। पहले सरफेस टेंशन को, वैसे अब तक तो सब कुछ क्लियर हो ही चुका है, फिर भी एक बार देख लेंगे। डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन एंड इट्स एग्जांपल। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। डिफाइन कैसे करोगे? सरफेस टेंशन इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग एट राइट एंगल्स टू एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। कोई भी लिक्विड है, उस लिक्विड का फ्री सरफेस, ऊपर वाला सरफेस, अब हमें ये बातें क्लियर है फ्री सरफेस क्या है। तो किसी भी लिक्विड का फ्री सरफेस के ऊपर अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूं, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, उस लाइन की लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ही सरफेस टेंशन होगा। कैसे डिफाइन करोगे? सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग एट राइट एंगल्स टू इमेजिनरी लाइन। जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे उसको राइट एंगल्स पर एक्ट करेगा, ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। मान लो किसी कंटेनर में मैंने लिक्विड ले लिया और इस लिक्विड के ऊपर हमने ये एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की। इमेजिन ए लाइन ए बी ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। हमने एक कंटेनर में लिक्विड लिया, इस लिक्विड के सरफेस पर एक लाइन ड्रॉ की, और ये लाइन इमेजिनरी, भाई लिक्विड के सरफेस पर लाइन कौन ड्रॉ कर सकता है? इमेजिनरी लाइन है ये। अब इस इमेजिनरी लाइन को अगर मैं परपेंडिकुलर फोर्स कंसीडर करूं, सरफेस एक्सर्ट्स फोर्स परपेंडिकुलर इमेजिनरी, इस इमेजिनरी लाइन को एक फोर्स, इमेजिनरी लाइन को परपेंडिकुलर फोर्स, लेकिन सरफेस को टेंजेंट, लाइन को, ये लाइन है, इस लाइन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स, लेकिन सरफेस तो यहां है ना, सरफेस को टेंजेंट। तो ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है वही सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन आपने अभी देखा, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग एट राइट एंगल्स टू इमेजिनरी लाइन को राइट एंगल्स drawn and tangent to the surface. If F is the force acting on the imaginary line, अगर imaginary line के ऊपर फोर्स F एक्ट कर रहा है, इसका और imaginary line की लेंथ L है, तो जो टेंशन होगा वो फोर्स अपॉन लेंथ होगा। टेंशन, ये टेंशन सरफेस टेंशन है, ये क्वांटिटी है, ये फोर्स अपॉन लेंथ होगा।
फोर्स कौन सा? इमेजिनरी लाइन को जो फोर्स एक्ट कर रहा है, जो इमेजिनरी लाइन को परपेंडिकुलर है, सरफेस को टेंजेंट है, और ये लेंथ, उस लाइन की लेंथ ना। L इज टोटल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इन विच सरफेस फिल्म इज इन कांटेक्ट, और F क्या है? सरफेस फोर्स। ये होगा T। सरफेस टेंशन को किससे डिनोट करेंगे हम? T से। कुछ और बातें समझ लेते हैं इसके अंदर, जैसे कि हमने देखा कि जो सरफेस टेंशन है T, वो फोर्स और यूनिट लेंथ है। ये फॉर्मूला है ना भाई, सरफेस टेंशन फोर्स यूनिट लेंथ, सरफेस फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन को डिनोट करोगे T से। ये जो F है, इसका सरफेस टेंशन का ऐसा यूनिट निकालने की कोशिश कर रहा हूं, का SI यूनिट, सरफेस टेंशन का जो SI यूनिट होगा वो फोर्स अपॉन लेंथ मींस न्यूटन पर मीटर होगा क्या? सरफेस टेंशन का SI यूनिट न्यूटन पर मीटर, सरफेस टेंशन का CGS यूनिट, CGS यूनिट, सरफेस टेंशन का CGS यूनिट, ये न्यूटन फोर्स का CGS यूनिट डाइन, और लेंथ का CGS यूनिट सेंटीमीटर, मींस डाइन पर सेंटीमीटर होगा, राइट। लगे हाथ इसके डायमेंशन की भी बात कर लेते हैं। इसका डायमेंशन भाई हमको पता है, फोर्स का डायमेंशन m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2 होगा, और नीचे है लेंथ मीटर, l टू द पावर 1 l टू द पावर 1 l टू द पावर 1 हो जाएगा कैंसल, m टू द पावर 1 l टू द पावर t टू द पावर -2, l तो कैंसिल हो गया, t टू द पावर -2, ये -2 है, t टू द पावर -2, ये होगा इसका डायमेंशन। इतनी बातें क्लियर है। सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, सरफेस टेंशन को डिनोट किया जाएगा T से, फोर्स F इज फोर्स, L इज लेंथ, लेंथ ऑफ द लाइन। और बातें क्लियर करेंगे। लेट अस हैव सम एग्जांपल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस कांसेप्ट। कुछ एग्जांपल, कंसीडर नीडल ऑन वाटर सरफेस। मान लो कोई पानी का सरफेस है और उस पानी के सरफेस पर एक सुई है। ये भी हमारे बुक्स के अंदर ये भी एक एग्जांपल दिया होता है कि अगर तुम सुई ले लो, नीडल जो कपड़ा सिलने के लिए यूज करते हैं, उस सुई को अगर तुम बहुत आराम से पानी के ऊपर रखो, बहुत प्यार से, वो पानी के ऊपर तैरने लग जाएगी, जबकि उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है, उसने तो डूबना चाहिए, लेकिन उसको बचाया किसने? सरफेस टेंशन। एक बार घर पे करके भी देखोगे। कैसे करोगे? देखो टिश्यू पेपर होता है, हम होटल्स में जाते हैं तो प्लेट्स वगैरह साफ करने के लिए या फिर हमारा हाथ वगैरह साफ करने के लिए टिश्यू पेपर यूज करते हैं। देखो, तो उस टिश्यू पेपर को ले लो, टिश्यू पेपर, मान लो ये टिश्यू पेपर है, तथा टिश्यू पेपर, इस टिश्यू पेपर के ऊपर नीडल को रख दो, और फिर इस टिश्यू पेपर को पानी के सरफेस पे आराम से ऐसे रखो। थोड़ी देर बाद ये टिश्यू पेपर गीला होकर के डूब जाएगा, और तुम्हारा जो नीडल है वो उसके ऊपर तैरने लगेगा। अब तैरना किसने पॉसिबल करवाया? सरफेस टेंशन की वजह से वो पॉसिबल हुआ, कुछ इस तरीके से। अब इस केस में जब नीडल इसके ऊपर पानी के ऊपर तैरेगा तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? यहाँ यहाँ ध्यान दोगे, ये जो नीडल है, इस नीडल का एक ये वाला सरफेस पानी के कांटेक्ट में है, ये वाला, और इसके उस तरफ जस्ट इसके अपोजिट यहाँ वाला सरफेस इसके पीछे जा रहा होगा, लेकिन ये ऐसा इस तरीके से वो भी एक कांटेक्ट में होगा, है ना। और अब सरफेस टेंशन देखो, इस सरफेस के ऊपर जो टेंशन, सरफेस टेंशन एक्ट करेगा, वो सरफेस टेंशन T इक्वल्स टू जो भी फोर्स एक्ट करेगा अपॉन में L होगा ना। और सरफेस के उसके पीछे वाला, भाई ये नीडल है तो ये वाला यहां तक तो पानी में डूबा हुआ है, ये तो पानी में डूबा हुआ है, ये वाला ये इतना, तो ये वाला एक सरफेस, और यहां से ये तो ये पूरा पानी में है, यहां से नीडल के एक तो इस तरफ से, दूसरा इस तरफ से, इन दोनों तरफ का साइड वो कांटेक्ट में है। तो इस हिसाब से इसके ऊपर भी सरफेस टेंशन है, उसके ऊपर भी सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन T/L, दूसरी तरफ सरफेस टेंशन T/L, तो टोटल सरफेस टेंशन 2 टाइम्स T/L होगा ना। और उस केस में जो फोर्स होगा वो 2 टाइम्स T इंटू L होगा क्या? उसको शब्दिक बना दिया। फोर्स यहां पर इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, और इसके दूसरे वाले बॉडी के ऊपर दूसरी तरफ T इंटू एल, तो दोनों को ऐड किया तो 2 इंटू टी एल। अब सोच के देखो, ये सीईटी के लिए, ये कंसेप्ट मैं सीईटी के लिए बता रहा हूं, अगर मुझे इसको पानी के ऊपर, जो ये पानी के ऊपर ऐसे सरफेस टेंशन की वजह से तैर रहा था, अगर मुझे इसको ऊपर उठाना होगा तो मुझे लगाना पड़ेगा इसके ऊपर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। और कितना मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा? भाई इसका खुद का वेट mg तो नीचे आके कर रहा होगा,
मतलब मुझे mg, ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना है वो mg, लेकिन mg से ज्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर जो टेंशन ऐड कर रहा है, टेंशन की वजह से फोर्स वो ये है। तो mg प्लस 2 टाइम्स TL, इतना फोर्स मुझे ज्यादा लगाना पड़ेगा नहीं इसको उठाने के लिए। ये कंसेप्ट किसके लिए? सीटी के बच्चों के लिए, राइट। अच्छा, तो ये हमारा नीडल तैर रहा था, सरफेस, द सरफेस एक्सर्ट्स फोर्स टेंजेंट टू द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट। ये फोर्स लगा इसके ऊपर, लेंथ को परपेंडिकुलर और सरफेस, फ्लूइड सरफेस को टेंजेंट, देखो दोनों तरफ से लगा है। अब दूसरी केस, अगर मैं कोई रिंग की बात करता हूं तो ध्यान से देखो, इस रिंग के ऊपर जो सरफेस फोर्स लगेगा, द सरफेस एक्सर्ट्स फोर्स टेंजेंट टू द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट। ये वाला रिंग देखो, बांगड़ी, बांगड़ी का बाहर वाला सरफेस, बांगड़ी के अंदर वाला सरफेस, ये अंदर वाला सरफेस अगर यहाँ पे दिखा रखा होगा, ये सरफेस फिल्म इज फॉर्म्ड इन द रिंग, ये अंदर वाला सरफेस। इस हिसाब से इसके ऊपर जो सरफेस फोर्स एक्ट करेगा वो दोनों तरफ एक्ट करेगा। भाई यहां पर अंदर वाला सरफेस, ये अंदर वाला सरफेस, अगर ये आपको विजिबल होगा, ये अंदर वाला सरफेस, रिंग के अंदर वाला सरफेस और ये बाहर वाला सरफेस, दोनों सरफेस के ऊपर सरफेस फोर्स एक्ट करेगा। अभी सोच के देखो, अगर ये रिंग है तो इसका अंदर वाला थिकनेस और बाहर वाला थिकनेस लगभग सेम होगा। जो सरफेस टेंशन होगा T, वो फोर्स, जो सरफेस टेंशन होगा T, वो फोर्स, सरफेस फोर्स अपॉन में लेंथ, पर लेंथ तो इस रिंग के सरकमफेरेंस के इक्वल होगा, मतलब 2 पाई, और मैं r मान लेता हूं उसका रेडियस। तो जो सरफेस फोर्स होगा वो टेंशन इंटू 2 पाई r होगा। अब ये कहां पर? एक सरफेस पर, अंदर वाले सरफेस पर। भाई ये रिंग है, इसका अंदर सरफेस और बाहर वाला सरफेस, दो सरफेस है ना, इतना फोर्स अंदर वाले के ऊपर, पर सिंस ये रिंग है, इसका रेडियस अंदर वाला और बाहर वाला लगभग लगभग कुछ बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं आने वाला है। तो बाहर वाले सरफेस का ऊपर जो फोर्स लगेगा वो E इंटू बाहर वाले का सरकमफेरेंस 2 पाई r ही तो होगा। ये वाला कौन सा? अंदर वाला, ये बाहर वाले सरफेस के ऊपर। तो जो टोटल फोर्स होगा वो 2 बार 2 टाइम्स T 2 पाई r होगा। ये टोटल सरफेस फोर्स होगा ड्यू टू टेंशन, है ना। और अब मुझे इसको उठाने के लिए, एक तो ये सीटी के लिए कंसेप्ट बता रहा हूं, इसको उठाने के लिए मुझे एक तो इस रिंग के वजन mg प्लस इतना फोर्स, ये टोटल फोर्स है, ये भी नीचे की तरफ एक्ट करेगा जब इसको उठाएंगे, तब प्लस इतना फोर्स, इतना फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा उसको उठाने के लिए। हाँ भाई, अब इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ कंसेप्ट। सरफेस फोर्स इज, सरफेस फोर्स कैसा फेनोमेना है? सरफेस फोर्स इज डैश टू द सरफेस। सरफेस को कैसा होता है? सरफेस को तो टैंजेंशियल होता है, ये हमने अभी देखा। सरफेस को टैंजेंशियल और इमेजिनरी लाइन को परपेंडिकुलर। ये बात जल्दी जल्दी, हमारे पास उतना टाइम नहीं है भाई, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, कंसेप्ट को दिमाग में बिठाते चलेंगे। एक बार ये जो मैं पूरे नोट्स पढ़वा रहा हूँ, ये कंसेप्ट को समझने के बाद नोट्स को एक बार पढ़ो। वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर कंसेप्ट को यही क्लियर कर दूं, तो आप एक बार जब नोट्स जो कि हमारे ऐप में दे रखे हैं, चैप्टर वाइज फिजिक्स के नोट्स ऐप में दे रखे हैं, डाउनलोड करके एक बार आप पढ़ो, बस 15-20 मिनट आपने पढ़ लिया ना, ये सब आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको एक आइडिया आ जाएगी एग्जाम में कैसे लिखना है। ओके, सरफेस फोर्सेस डैश टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कैसा होगा? सरफेस फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को तो परपेंडिकुलर होगा। के बाद बिहेवियर ऑफ सरफेस अंडर सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन की वजह से ऑब्जेक्ट्स कैसे बिहेव करेंगे? मान लो हमने एक रिंग कंसीडर किया, ये एक रिंग है। अब इस रिंग को हमने एक रस्सी बांध दी, ये कुछ इस तरीके से हमने एक रिंग लिया और इस रिंग को एक धागा यहां बांधा, यहां से यहां तक किया हमने। कंसीडर थ्रेड टाइड टू द रिंग, रिंग को हमने एक थ्रेड बांध दिया जिसका डायमीटर कुछ ज्यादा है, तो ये बीच बीच में कुछ कुछ इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। सीधी सी बात है, इसका डायमीटर इतना ही होना चाहिए था, पर इसका डायमीटर, ये जो इसका जो लेंथ है उसके, वो इस रिंग के डायमीटर से ज्यादा है। इस वायर को हमने यहां बांधा थ्रेड को, और इस धागे को यहां भी बांध दिया, राइट। अब होगा क्या, अगर मैं ये जो हमने पूरा लिया है,
इसको ले करके गए हम और इस पूरे को, ये जो इतना पार्ट है ना, इस पूरे को ये हमने पहले रिंग लिया, धागा बांधा, धागे का लेंथ डायमीटर से ज्यादा है, ये बांध करके अब मैं इसको लेकर के गया, एक सोप फिल्म में डुबाया और डुबा करके ला करके यहाँ रख दिया। जैसे ही मैं उसको सोप फिल्म में डुबाता हूँ, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सोप फिल्म, तो इसके ऊपर सोप फिल्म बना देगा इनसाइड द रिंग, रिंग के अंदर। भाई यहाँ पर देखो, अगर आप छोटे हो गए तो वो पानी के सोप का एक फिल्म बना करके, सोप का सोल्यूशन बना करके, पानी जो हमारा कपड़े धोने का साबुन होता है, उस साबुन का पानी का सोल्यूशन बना करके उसमें एक रिंग टाइप ऐसे डाल करके, ऐसे जब हम फूकते थे तो ऐसे 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 बबल्स निकलते थे, सोप फिल्म बनाते थे। ये कुछ कुछ वैसे ही इस पूरे रिंग को सोप फिल्म में डाला और फिर ऐसे ला करके रखा, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सोप फिल्म इनसाइड द रिंग। इस रिंग में एक सोप फिल्म बन जाएगा जब हम इसको सोप सॉल्यूशन में डालेंगे। इस तरीके से ये सोप फिल्म बन गया। अब होगा क्या, यहाँ पर दो सोप फिल्म से इस रिंग में, एक तो धागे के इस तरफ राइट साइड की तरफ और धागे के थ्रेड के लेफ्ट साइड की तरफ। अब अगर वन फिल्म इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द थ्रेड है ना, और ये वाला राइट ऑफ द थ्रेड, ये दूसरा फिल्म है, ऐसे दो फिल्म्स है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मान लो मैंने लेफ्ट सोप फिल्म को यहां से ये ऐसे एक उंगली डाली और ये वाला फोड़ दिया, द लेफ्ट सोप फिल्म पुल, ये वाला इसको इस तरफ खींचना चाहता है और ये वाला इसको इस तरफ खींचना चाहता है क्योंकि इनमें सरफेस टेंशन है ना भाई, यही होगा। और राइट साइड सोप फिल्म पुल्स द थ्रेड ऑन द राइट साइड ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो मैंने क्या किया, अगर मैं इसको एक तरफ से यहां पर, अभी ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये इसको खींच रहे थे तो ये वायर अपनी जगह पर है इक्विलिब्रियम में, लेकिन जैसे ही मैं किसी एक तरफ का सोप फिल्म फोड़ देता हूं, अगर मैं इफ वी पंक्चर वन साइड ऑफ द सोप फिल्म, इस सोप फिल्म में एक तरफ अगर मैं पंचर कर दूं तो दूसरा साइड तो उसको खींच लेगा, मतलब ये वायर कहीं ना कहीं एक तरफ, जिस तरफ मैंने फोड़ा उस तरफ का तो कुर्सी गायब हो गया, तो दूसरी तरफ ये पुल हो जाए, दूसरी तरफ ये खींचा जाएगा, विल पुल द थ्रेड फॉरवर्ड इटसेल्फ ड्यू टू सरफेस टेंशन। और ये किसकी वजह से पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ सरफेस टेंशन। इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, that means that due to tension on the surface is trying to reduce its surface area। इसका मतलब यही है कि सरफेस टेंशन की वजह से वो उसका सरफेस एरिया कम करने की, भाई ये पहले इतना था, अगर ये खिंचाव ना होता तो ये यहीं रुकता था, पर ये खींच रहा है इसीलिए तो ये जो थ्रेड था वो इस तरफ खींचा जाएगा, मतलब ये जो फोर्स है ये इसका सरफेस एरिया कम करने की कोशिश करेगा, इसी को surface is trying to squeeze itself, this is called surface tension। surface always pulls the object so as to reduce its surface area। कुछ और questions, the surface always wants to, surface हमेशा dash its surface area, वो हमेशा surface area को कम करना चाहेगा, ये बात जल्दी जल्दी फटाफट। द वायर इज अंडर इक्विलिब्रियम, हमने अभी जो कंसेप्ट लिया था, ये वायर लिया था, इसके अंदर वायर ये कुछ ऐसा था और ये इक्विलिब्रियम में था। इक्विलिब्रियम में क्यों था, क्योंकि इधर वाला सरफेस फिल्म इधर इधर खींच रहा था और इधर वाला सरफेस फिल्म राइट की तरफ खींच रहा था, कुछ इस तरीके से। तो वो इक्विलिब्रियम में क्यों था, क्योंकि वो रिजिड है नहीं, वो इलास्टिक है नहीं, इट इज पुल्ड बाय बोथ द सरफेसेस, वो दोनों सरफेस, इधर वाले सरफेस से भी खींचा जा रहा था और इधर वाले सरफेस से भी खींचा जा रहा था, हेंस इट वाज इन इक्विलिब्रियम, इसीलिए वो इक्विलिब्रियम में था। चलो आगे बढ़ेंगे। अब ये जो कंसेप्ट हमने अभी पढ़ा सरफेस टेंशन, इस सरफेस टेंशन के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है ना, 1 मार्क क्वेश्चन या फिर हो सकता है 2 मार्क क्वेश्चन एग्जाम में अगर आया तो कुछ इस तरीके से आ सकता है। व्हाई इज सरफेस टेंशन ऑफ पेंट एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल केप्ट लो, पेंट और लुब्रिकेटिंग ऑयल का सरफेस टेंशन कम रखा जाता है, ऐसा क्यों, भाई अगर हम उनका सरफेस टेंशन ज्यादा रहने देंगे तो वो कम एरिया में अप्लाई होंगे, ज्यादा पेंट, हमें घर को पेंट करने के लिए ज्यादा पेंट लगेगा, इसीलिए उनका सरफेस टेंशन कम कर देते हैं ताकि वो ज्यादा जगह पर फैल सके, इसीलिए उनका सरफेस टेंशन कम रखा जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आएगा 1 मार्क के लिए, आपको लिखना क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल, surface tension of oil and paint are kept low so as they can be spread over large surface area, ताकि वो ज्यादा सरफेस पर फैल सके, hence surface tension is kept as low for large spreading।
ज्यादा फैलाव के लिए त्यांनी जास्त स्प्रेड व्हायला पाहिजे. म्हणजे कमी पेंटमध्ये जास्त पेंट व्हायला पाहिजे, जास्त एरिया कव्हर व्हायला पाहिजे, त्यांनी जास्त स्प्रेड व्हायला पाहिजे. म्हणूनच त्याच्यामुळेच त्यांना आपण त्यांचं सरफेस टेन्शन कमी ठेवतो. नेक्स्ट वन, व्हाय 2 or more mercury drops form a single drop when brought in contact with each other. अब अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि पारा, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का एक ड्रॉप है, मर्क्यूरी का दूसरा ड्रॉप है. इन दोनों ड्रॉप्स को अगर हम एक साथ लेकर के आए तो ये दोनों मिक्स होकर के एक बड़ा ड्रॉप बना देंगे. यही तो क्वेश्चन है कि ये ऐसा क्यों होगा. ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों जब एक साथ आएंगे तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स लगेगा. कोहेसिव फोर्स है मतलब ये सब एक दूसरे को अटैक करेंगे, पास में आ जाएंगे और ये एग्जैक्टली स्फेरिकल एक ही ड्रॉप बनाने की कोशिश करेंगे, सिंस दे वांट टू कॉन्ट्रैक्ट देमसेल्फ विथ मिनिमम सरफेस एरिया. इट इज ड्यू टू लार्ज कोहेसिव फोर्स. इनके बीच में कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स of mercury, that the droplets of mercury when brought in contact, जब इनको कांटेक्ट में लेकर के आएंगे, pull together they form a bigger drop. और इसीलिए इनके बीच का कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, इसीलिए ये बिगर ड्रॉप फॉर्म करेंगे in order to make potential energy minimum, ताकि इनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए. पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तभी होगी जब इनकी सरफेस जो सरफेस है वो कम से कम होगा. The temperature of the bigger drop increases. टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा since the total surface area decreases. surface area decrease होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा. इस बात को हम आगे देखेंगे. लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन आया 1 मार्क या फिर 2 मार्क तो आपको यही सब ये सेम एज इट इज नोट्स में दे रखे हैं. तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार नोट्स के अंदर सेम क्वेश्चन को देखो. मूविंग फॉरवर्ड, हो सकता है कि 2 मार्क के लिए ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन हो सकता है. डिफाइन सरफेस फिल्म. सरफेस फिल्म को डिफाइन करना है और सरफेस फिल्म की प्रॉपर्टीज. सरफेस फिल्म को कुछ इस तरह से डिफाइन करोगे, द फिल्म एट द टॉप ऑफ द लिक्विड सरफेस. भाई हमने सरफेस फिल्म को पढ़ा है कि जो ऊपर वाला सरफेस होता है वही सरफेस फिल्म होता है किसी भी फ्लूइड का. द फिल्म एट द टॉप ऑफ द लिक्विड सरफेस हैविंग थिकनेस इक्वल टू, जिसकी थिकनेस ये मॉलिक्यूलर रेंज जो कि 10 to the power -9 मीटर के इक्वल होगा, उसी को तो सरफेस फिल्म बोला जाएगा. द फिल्म एट द टॉप ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के टॉप का जो सरफेस है जिसकी थिकनेस मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल है. मॉलिक्यूलर रेंज कितना है? 10 to the power -9 मीटर. इट इज कॉल्ड सरफेस फिल्म. याद रहेगा भाई, इसको तो याद भी करने के लिए नहीं, मेरे साथ बने रहो, याद होते जाएगा. चलो नेक्स्ट वन, इसकी प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस फिल्म. पहली प्रॉपर्टी, ऑल द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एट द टॉप ऑफ द सरफेस फिल्म विल एक्सपीरियंस अनबैलेंस्ड maximum cohesive force in downward direction. So the surface film will act like a stretched elastic membrane having the property of inward shrinking, which is called surface tension. ये बात हमने तभी देखा, ऊपर वाले जितने भी सरफेस है उनके ऊपर नेट रिजल्टेंट फोर्स, नेट कोहेसिव रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगा और इसीलिए वो हमेशा एक तनाव महसूस करेंगे इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड दैट तनाव इज सरफेस टेंशन. पहली प्रॉपर्टी. दूसरा, द सरफेस फिल्म विल ऑलवेज ट्राई टू, वो हमेशा भाई वो सिकुड़ने की कोशिश करेंगे, विल ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द एरिया सो दैट इट होल्ड्स मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. वो हमेशा कोशिश करेंगे कि वो सिकुड़ जाए. उनका सरफेस एरिया कम, भाई स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है तो वो तो हमेशा सिकुड़ने की कोशिश करेगा ना, ताकि ऊपर कम से कम मॉलिक्यूल्स बने रहें और उन कम मॉलिक्यूल्स के पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी. फिर जितने मॉलिक्यूल्स कम होंगे ऊपर उतने पोटेंशियल एनर्जी कम होगी. पोटेंशियल एनर्जी आगे देखेंगे हम, इसको हम सरफेस एनर्जी भी बोलते हैं. यही है हमारा सरफेस एनर्जी का कंसेप्ट. ये सरफेस एनर्जी है क्या, समझते चलो. कंसीडर अ बीकर फिल्ड विथ वाटर. मान लो हमारे पास एक बीकर है, हमने एक बीकर कंसीडर किया जो कि पानी से भरा हुआ है. इस तरीके से ये बीकर कंसीडर कर लिया है. अब इस बीकर के अंदर मान लो ये सरफेस फिल्म है. अब ये सरफेस फिल्म मतलब इसकी रेंज ये वाला कितना होगा भाई, ये मॉलिक्यूलर रेंज है 10 to the power -9 मीटर की इसकी थिकनेस होगी. लेट द सरफेस फिल्म बी एज शोन इन द फिगर. ये इसकी सरफेस फिल्म है. आई होप सो ये अच्छे से विजिबल है. वेरी गुड. कंसीडर अ मॉलिक्यूल जस्ट बिलो द सरफेस फिल्म.
सरफेस फिल्म के जस्ट नीचे यहां पर मान लो एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया, ये वाला मॉलिक्यूल आया, देखो ये नहीं था, ये मॉलिक्यूल आया, कंसीडर द मॉलिक्यूल, कंसीडर अ मॉलिक्यूल जस्ट बिलो द सरफेस फिल्म। अब ये जो मॉलिक्यूल है इट इज सराउंडेड बाय सिमिलर, ये जो मॉलिक्यूल है इसका मॉलिक्यूलर रेंज यही है, तो इसके अंदर सभी के सभी इसके मॉलिक्यूलर रेंज में सभी के सभी उस फ्लूइड के लिक्विड के ही मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हर तरफ सेम फोर्स से वो अट्रैक्ट होगा। नाउ कंसीडर द मॉलिक्यूल इनसाइड द सरफेस फिल्म। अब इस सरफेस फिल्म के अंदर अगर मैं कोई मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहा हूं, मान लो ये जो मॉलिक्यूल होगा इसके ऊपर नेट डाउनवर्ड फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। भाई इसके ऊपर फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, लेकिन वो बेचारा नीचे जा तो नहीं सकता ना, नेट फोर्स नीचे की तरफ है पर वो नीचे जा नहीं सकता। इफ यू वांट टू टेक दिस मॉलिक्यूल अपवर्ड, अगर मुझे इसको ऊपर की तरफ लेकर के जाना है तो इसके इसके मतलब फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है और इसको ऊपर की तरफ लेकर के जाने के लिए, सिंस फोर्स नीचे लग रहा है तो इस फोर्स के अगेंस्ट मुझे ऊपर की तरफ उसको ढकेल करके तो लेकर के जाना पड़ेगा। ढकेल के लेकर के जाने का मतलब होता है कि मैं उसके ऊपर वर्क कर रहा हूं, तो वर्क हैज टू बी डन इफ यू वांट टू टेक दिस मॉलिक्यूल अपवर्ड। इसको अगर मुझे एकदम यहां सरफेस पर लेकर के जाने का है तो मुझे उसके ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा, वर्क हैज टू बी डन। ये जो वर्क किया जा रहा है दिस गेट्स stored in the molecule in the form of potential energy, and this work done which is getting stored in the form of potential energy is termed as surface energy। खत्म, झाला, पाठ कर लेना चाहिए, कॉन्सेप्ट यही तो कॉन्सेप्ट था। लाइक दिस, इसी के जैसे ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस फिल्म हैव एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी। ये जो सरफेस फिल्म के अंदर है वो सभी के सभी उनके ऊपर एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है। ये जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स कहां पर, ऑन द इन द सरफेस फिल्म, सरफेस फिल्म के अंदर, उनको बोला जाएगा सरफेस एनर्जी। नाउ लेट अस डिफाइन सरफेस एनर्जी। अब सरफेस एनर्जी को डिफाइन करेंगे। सरफेस एनर्जी क्या है? ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस फिल्म possess greater potential energy than those inside the liquid। किसी भी लिक्विड के अंदर ऊपर वाले लिक्विड्स के पास अंदर वाले लिक्विड से ज्यादा एनर्जी होती है। ये जो एनर्जी है वही सरफेस एनर्जी है। कहां से आई? ऊपर वालों को तो सब नीचे वाले नीचे खींच रहे हैं, लेकिन फिर भी बेचारों को जबरदस्ती ऊपर रुकना पड़ा है। वो जो है कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर तो रहेंगे, सभी तो नीचे आ नहीं सकते। तो ये जो ऊपर है उनको ऊपर जाने के लिए जो भी वर्क करना पड़ा होगा that gets stored in the form of energy and that is potential, that is surface energy। ये है उसका डेफिनेशन। क्लियर है? द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया कैसे डिफाइन करोगे? सरफेस एनर्जी क्या है? सरफेस एनर्जी को मैं डिनोट कर रहा हूं एस से, दोस्तों ये विजिबल है। सरफेस एनर्जी, सरफेस energy, surface energy is potential energy per unit area। potential energy per unit area, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में एरिया। सरफेस एनर्जी को एस लिख रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी को यू लिख रहा हूं। रिमेंबर ये पोटेंशियल एनर्जी है और एरिया ये तो ए है, तो एस अपॉन में यू बाय ए, ये सरफेस एनर्जी है। सरफेस एनर्जी का ऐसा यूनिट होगा जूल पर मीटर का स्क्वायर। भाई ऊपर जूल है, एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किस में होगा? जूल में। और एरिया, एरिया तो मीटर का स्क्वायर होगा, तो ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल पर मीटर का स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या होगा? जूल। एनर्जी का सीजीएस यूनिट ऑर्ग होता है। हमें ये बात पता है कि जो 1 जूल होता है वो 10 टू द पावर 7 ऑर्ग होता है। तो सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी इज ऑर्ग, ऑर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रहेगा। तीसरी बात, अगर मैं इसका डायमेंशन निकालने की कोशिश करूं तो ये जूल, हमको पता है जूल मतलब न्यूटन मीटर होता है, m टू द पावर 1, l टू द पावर 2, t टू द पावर -2, और नीचे एरिया है l टू द पावर 2। भाई l टू द पावर 2, l टू द पावर 2 कैंसल, m टू द पावर 1, t टू द पावर -2। ये बात, और अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये m टू द पावर 1, t टू द पावर -2 ये डायमेंशन तो सरफेस टेंशन का था।
अरे यार, सरफेस टेंशन का डायमेंशन m⁻1 e⁻⁻2, यही तो था। इसका मतलब सरफेस एनर्जी का डायमेंशन और सरफेस एनर्जी का डायमेंशन और सरफेस टेंशन का डायमेंशन, टी का डायमेंशन, जो कि फोर्स पर यूनिट लेंथ था। वही एक्सप्रेशन अलग था, क्वांटिटी अलग है, लेकिन डायमेंशन दोनों का सेम है। सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी हैव सेम डायमेंशन। सरफेस टेंशन के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था, T इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, और सरफेस एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। ये बात, चलो आंसर देते चलोगे, क्वेश्चन को रीड करो, सोचो, समझो, आंसर दो। क्वेश्चन है यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन देखो, सरफेस टेंशन ये T था, T इक्वल्स टू फोर्स और यूनिट लेंथ था। सरफेस टेंशन ये फोर्स और यूनिट लेंथ। अरे यार, और हमने अभी देखा कि दोनों का डायमेंशन सेम है। दोनों का डायमेंशन किसका? सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी एस इक्वल्स टू यू अपन में पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब पोटेंशियल एनर्जी को मैं जूल लिख सकता हूं क्या? जूल अपॉन में मीटर का स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर, ये सरफेस एनर्जी। हमको पूछा किसा? सरफेस टेंशन। ध्यान से देखो, सरफेस टेंशन T इक्वल्स टू न्यूटन पर मीटर था क्या? मैं क्या कर रहा हूं, इसको मीटर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको मीटर से डिवाइड कर दूं, क्या फर्क पड़ेगा? तो न्यूटन इंटू मीटर ये जूल हो जाएगा, और मीटर इंटू मीटर मीटर का स्क्वायर। तो इसका सरफेस टेंशन का एक यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर भी तो होगा। सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन का डायमेंशन सेम है, तो यूनिट भी तो सेम हो सकता है। दैट इज यही, जूल पर मीटर का स्क्वायर। क्लियर है? चला चला। और क्या, ये भी तो हो सकता है, और पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना? तो इसका आंसर सॉरी ये रहेगा, ये रहेगा। ए भी आंसर है, ये भी और ये भी, तो इसका मतलब हमको दोनों के साथ जाना चाहिए, ये रहेगा दोनों, बोथ ए एंड बी। वेरी सॉरी। अच्छा, मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस फिल्म हैव, मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस फिल्म, सरफेस फिल्म के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है देन द मॉलिक्यूल्स इन द बल्क। मोर, आंसर कौन सा रहेगा? ये वाला, दे हैव मोर। नेक्स्ट वन, अभी थोड़ा ध्यान दोगे, यहां पर हो सकता है कि जो हमने इसके पहले दोनों कंसेप्ट पढ़े, कंसेप्ट पढ़े हमने दोनों, एक कंसेप्ट पढ़ा है हमने सरफेस टेंशन का, दूसरा पढ़ा है हमने सरफेस एनर्जी का। इन दोनों कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन सरफेस एनर्जी, जो कि हमने अभी देखा था। सरफेस एनर्जी एंड ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन, हमें सरफेस टेंशन टी एंड सरफेस एनर्जी तो एस, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। हो सकता है ये डेरिवेशन आए, और डेरिवेशन रहेगा करीब करीब 3 मार्क का। अगर एग्जाम में आता है बोर्ड्स में, ये 3 मार्क के लिए आएगा ही आएगा। इसको मैं एक बार करने की कोशिश करता हूं। ये जो डायग्राम है, आई होप सो ये डायग्राम पूरी तरह से क्लियर नहीं है, तो मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूं। ये यहां से ऐसा ये विजिबल होना चाहिए, ऐसा एक वायर है, ये वायर का फ्रेम है, ये है वो वायर का फ्रेम। आई होप सो नाउ इट इज विजिबल, राइट? अभी जो वायर का फ्रेम है उसका ये वाला ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये डी है, डी फॉर डॉग, यहाँ पर बी है, सी, ये विजिबल है शायद, वेरी गुड। T1 Q1 P Q, राइट? अब हमको सरफेस टेंशन T और सरफेस एनर्जी S, इन दोनों के बीच में रिलेशन डेवलप करना है। कैसे करोगे? इन्हीं स्टेप्स को, ये मैंने मेरे जेब से नहीं लाया है, हमारे नोट्स में सब डाला हुआ है, मैं सिर्फ आपको एक बार तरीका बता रहा हूं, करोगे कैसे। 3 मार्क के लिए पूछा है तो ये सब बातें लिखना है। फिर से मैथमेटिकल, जब भी आप कोई डेरिवेशंस करते हो, तो डेरिवेशन में आप जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिखते हो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को मार्क्स ज्यादा रहेंगे। ये स्टेटमेंट थोड़े कम भी लिखा तो भी चल जाएगा, लेकिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बहुत क्लियर होने चाहिए, उसी के आपको मार्क्स मिलेंगे। चलो करोगे कैसे? सरफेस टेंशन, ये वाला सरफेस टेंशन और भाई सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी, इनके बीच में रिलेशन T, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी S, इनके बीच में हमें रिलेशन डेवलप करना है। सरफेस एनर्जी को तो हम डिफाइन कर ही लोगे, द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस इज नोन एज सरफेस एनर्जी। करना क्या है, स्टेप वाइज जाओगे, 1 2 3 4 यही स्टेप्स रहेंगे हमारे। कंसिडर एन ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम ABCD, हमने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम, ये बड़ा वाला, ये
ए बी सी डी ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम कंसीडर किया, पहला पॉइंट। वायर पी क्यू इज एबल, इसी फ्रेम के ऊपर यहां पर एक वायर रखा हुआ है, ये पी क्यू, ये वायर है, इट इज एबल टू स्लाइड ओवर द रेक्टेंगुलर फ्रेम, इस पूरे फ्रेम के ऊपर पी क्यू स्लाइड हो सकता है, मतलब ये पी क्यू इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ये है वो फ्रेम, इसके ऊपर ये रखा हुआ है, ये पी क्यू, ये ए बी सी डी ये फ्रेम है और इसके ऊपर ये रखा हुआ है, ये पी क्यू है, ये स्लाइड इसके ऊपर इस तरफ स्लाइड हो सकता है। चलो थर्ड पॉइंट, व्हेन दिस फ्रेम इज डिप्ड इन सोप सॉल्यूशन, इस फ्रेम को अगर सोप सॉल्यूशन में डिप किया जाए एंड टेकन आउट, देन द सरफेस फिल्म APQD इज फॉर्म्ड। APQD ये एक सरफेस फिल्म बनेगा, कैसे फिल्म है, ये इसके ऊपर वायर है जो स्लाइड हो सकती है PQ, इसको सोप सॉल्यूशन में डाला और बाहर निकाला तो अब यहां पर ये वाला ऐसे था ना, तो इसके इस तरफ ध्यान से देखो, ये वाला इसके इस तरफ एक सरफेस फिल्म बनेगी, राइट। ये सरफेस फिल्म कौन सी होगी, APQD। APQD इज फॉर्म्ड, द वायर PQ मूव्स इनवर्ड्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब हमें पता है कि ये सरफेस फिल्म अगर बनी तो इस वाले लेंथ के ऊपर इस तरफ सरफेस फोर्स लगेगा F, सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स, सरफेस फोर्स है ना, और ये सरफेस फोर्स इस वाले, इस ये वाला इधर स्लाइड हो सकता है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, भाई ये इसके ऊपर भी लगेगा पर ये मूवेबल नहीं है, इसके ऊपर भी लगेगा, इस तरफ लेकिन मूवेबल नहीं है, इसके ऊपर भी लगेगा लेकिन ये मूवेबल नहीं है, ये बेचारा क्या ही करे, इसके ऊपर फोर्स लगा तो ये मूव करना चालू कर देगा, लेकिन ये जो फोर्स लगेगा ये कितना होगा, द फोर्स F, फोर्स एक्टिंग ऑन PQ, PQ के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, इसकी लेंथ कैपिटल L मान लिया है ना, तो जो सरफेस टेंशन होगा T, पता है जो सरफेस टेंशन होता है T वो फोर्स अपॉन लेंथ होगा, तो जो फोर्स है वो T इंटू L होगा, और अब ये जो परत है सरफेस फिल्म वो इस तरफ से भी है और इसके पीछे भी है ना, तो इसके दो सरफेसेस हैं, तो ये सरफेस फिल्म में फोर्स भी डबल लगेगा, तो जो सरफेस फोर्स होगा वो T इंटू एल इंटू टू TL लगेगा ना, 2 इंटू T इंटू एल, ये होगा टोटल फोर्स एक्टिंग। अब सोच के देखो, अगर मुझे इसको इस तरफ लेकर के जाना है तो मुझे इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा ना, इतना 2 इंटू TL इस तरफ फोर्स लग रहा है, तो अगर मुझे इस तरफ लेकर के जाना है विदाउट एक्सीलरेटिंग, मतलब नेट फोर्स 0 रखने के लिए और आराम से उधर लेकर के जाऊं, तो मुझे इसको सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, नेट फोर्स तो 0 होना चाहिए, तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तो ये इसके ऊपर हमने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, ये जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा F वो 2 इंटू T इंटू एल होगा, तो ये T इंटू एल एक तरफ इंटू 2 दोनों तरफ, तो अपोजिट इस तरफ भी फोर्स लगा लिया हमने 2 इंटू T इंटू एल। अब होगा क्या, अगर मान लो मैंने ये वाला अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स 2TL लगा करके इतना डिस्प्लेस किया, यहां लेकर के आ गया, कहां पर, P1 Q1 पर, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ B से, तो फोर्स लगा था 2TL, डिस्प्लेसमेंट हुआ B, तो उस केस में फोर्स की वजह से वर्क डन निकालेंगे, ये जो वर्क डन होगा वो वर्क डन विल बी, ये जो वर्क डन होगा वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स कितना लगाया हमने F, डिस्प्लेसमेंट B, फोर्स तो 2TL था इंटू B, अब T को अगर मैं साइड में रख दूं तो टेंशन इंटू 2L इंटू B, 2L मतलब ये लेंथ इंटू B, पीछे वाली लेंथ इंटू B, और लेंथ इंटू B तो एरिया है, ये एरिया, इतना एरिया है ना, लेंथ इंटू B, लेंथ इंटू B, तो 2 बार लेंथ इंटू B, सोच के देखो ये जो सरफेस फिल्म यहां तक थी, जब इसको यहां लेकर के गए तो सरफेस फिल्म बदल गई होगी, बढ़ गई, मतलब इतना एरिया जो है, इतना एरिया चेंज हुआ है, मतलब मैं इसको 2L इंटू बी को 2L इंटू बी को चेंज इन एरिया लिख सकता हूं, सरफेस एरिया जो चेंज हुआ, 2L इंटू बी कैन बी रिटर्न एज चेंज इन सरफेस एरिया। तो अब जो वर्क डन है वही, ये जो इस फोर्स को लगा करके इसको डिस्प्लेस किया गया उसकी वजह से कुछ वर्क हुआ, दिस वर्क गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो T इंटू चेंज इन एरिया, पोटेंशियल एनर्जी इज T इंटू चेंज इन एरिया है, वो चेंज इन एरिया, बट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया जो होगा वो तो सरफेस
एनर्जी होगा वही। अब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया मतलब टेंशन अपॉन में एरिया, यही सॉरी टेंशन इनटू एरिया, ये पोटेंशियल एनर्जी मिला यू, है ना, और ये पोटेंशियल एनर्जी मिला टीई, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया मतलब इसको एरिया से डिवाइड कर दे, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा कैंसल। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये तो सरफेस टेंशन होता है, इसका मतलब जो सरफेस एनर्जी है वही सरफेस टेंशन के इक्वल होगा। क्लियर है? हमने किया क्या बहुत शॉर्ट में, पहले हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया और हाँ भाई, हमने वर्क डन निकाला। ये जो वर्क डन था, ये जो वर्क डन था वो वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी है ना। वर्क डन यहां पर वर्क इज स्टोर्ड, जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ये हमने कैलकुलेट किया तो T इंटू चेंज इन एरिया है ना। और पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं एरिया से डिवाइड कर दूं, मतलब टेंशन अपॉन में एरिया से डिवाइड कर दूं, ये एरिया एरिया हो जाएगा कैंसल, तो मिलेगा हमें सरफेस टेंशन। और ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन ही सरफेस एनर्जी था क्या, मतलब जो सरफेस एनर्जी है वही टेंशन है ना। सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टेंशन, ये तो हमने प्रूफ किया था, राइट। सरफेस टेंशन हैज सेम यूनिट एंड डायमेंशन एज दैट ऑफ सरफेस एनर्जी। तो अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से प्रूफ करना है। ये बात आगे की तरफ बढ़ोगे फिर से सेम कंसेप्ट कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क के लिए। क्वेश्चन क्या होगा, हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क इज टू बी डन, कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा इन फॉर्मिंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस आर, सोप बबल को फॉर्म करने के लिए। पहले सोप बबल नहीं था, सोच के देखो, सोप बबल नहीं था तो मैं एरिया के टर्म्स में बोल रहा हूं, जो एरिया होगा इनिशियल एरिया वो तो 0 है, और जो एरिया होगा एरिया फाइनल एरिया कुछ तो होगा, कितना, मान लो हमने सोप बबल ऐसे फॉर्म किया जिसका रेडियस बोला है कैपिटल आर, तो जो फाइनल एरिया होगा, फाइनल एरिया 4 पाई आर का स्क्वायर होगा क्या, किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर का स्क्वायर होता है, लेकिन सोप बबल अंदर भी एयर और बाहर भी एयर, तो इसके सरफेस 2 होंगे ना, ये बाहर वाला एयर और अंदर वाला सरफेस, बाहर का सरफेस, ये बाहर का सरफेस और अंदर का सरफेस, तो ये तो सरफेस है, तो ये इंटू 2 होगा, ये हो गया फाइनल एरिया। अब सोच के देखो, वी नो दैट बबल हैज 2 सरफेसेस, 2 सरफेसेस है इन कांटेक्ट विद एयर, तो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बबल का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो इतना ही होगा क्या, 4 पाई आर का स्क्वायर इंटू 2, ये कितना मिल जाएगा, 4 टू द 8 पाई आर का स्क्वायर, भाई 4 टू द 8 पाई आर का स्क्वायर। अब ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन सरफेस टेंशन T इंटू चेंज इन एरिया ही तो होता है, सरफेस टेंशन T इंटू चेंज इन एरिया, एरिया फाइनल वाला माइनस एरिया इनिशियल वाला, सरफेस टेंशन जो भी होगा T इंटू फाइनल एरिया तो यही कैलकुलेट किया गया है 8 पाई आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 पाई आर का स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया, तो पहले ये था ही नहीं, ये 0 हो जाएगा। उस केस में इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 8 पाई आर का स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन, तो जो भी वर्क डन है वो 8 पाई आर का स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी के इक्वल है, ये हमने पढ़ रखा है ना। तो अगर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है कि एक सोप बबल को लगने वाला कितना वर्क डन होगा इन फॉर्मिंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस आर, तो आपको कुछ इस तरीके से प्रूफ करना है, इतना ही, ये तो मैंने सिर्फ बताया इतना ही, ये थोड़ा सा करेक्शन रखोगे, यहाँ पर 8 पाई आर का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। आगे बढ़ेंगे और अब कुछ और आगे के कंसेप्ट पढ़ने के लिए कुछ और बातों को समझेंगे। ऐसी बातें, मेनिस्कस, ये मेनिस्कस क्या होता है, मेनिस्कस मतलब कहीं ना कहीं वो जो हमारा फ्लूइड है, फ्लूइड का सरफेस का शेप, वही मेनिस्कस है, शेप ऑफ मेनिस्कस। मान लो हमने एक कंटेनर कंसीडर किया, कंटेनर के अंदर लिक्विड है
लिक्विड के अंदर ट्यूब है। अब ये जो ट्यूब है इसका ये वाला सरफेस, वेरी सॉरी, इसका ध्यान दो, यहां वाला सरफेस, ये वाला, यहां वाला सरफेस और यहां वाला सरफेस, यहां का जो सरफेस है वो कुछ उठा हुआ दिख रहा है। ध्यान से देखना, व्हाट डू वी ऑब्जर्व इन द डायग्राम, हम इस डायग्राम में देखते हैं कि यहां पर ये सरफेस सीधा तो है नहीं, ये कुछ ऐसे टेढ़ा हुआ है। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड सरफेस बेंड्स एट द मीटिंग पॉइंट, मीटिंग पॉइंट के ऊपर ये बेंड हुआ है। ये जो बेंड हुआ है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई, ये बेंड क्यों हुआ है, ये देखेंगे, यही तो मैं डिस्कस है उसका। अब समझ के लो, मान लो हमने 3 अलग-अलग मीडियम कंसीडर किए। कौन-कौन से? कंसीडर अ सिस्टम हैविंग 3 डिफरेंट मीडियम्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड एयर। हमने 3 अलग-अलग मीडियम कंसीडर किया। ये एक ग्लास है, ये वाटर है और इसके ऊपर ये तो पूरा हवा है। अब इन तीनों मीडियम का एक हमने मीटिंग पॉइंट, कॉमन पॉइंट कंसीडर किया। लेट ए बी द मीटिंग पॉइंट ऑफ द 3 मीडियम्स। यहां पर ये वाला पॉइंट देखो, ग्लास के साथ भी है, एयर के साथ भी है और वाटर के साथ भी है। ये मीटिंग पॉइंट है। अब एफ ए बी द फोर्स ऑफ एडिशन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल एंड गैस मॉलिक्यूल। ये ग्लास का मॉलिक्यूल और लिक्विड के मॉलिक्यूल का बीच का जो फोर्स है वो एफ ए है। तो ये जो एफ है, ए है, वो इधर ही एक्ट करेगा क्या? ये फोर्स ऑफ एडिशन है, ये इस तरफ दिखा दिया देखो। लेट एफ सी द फोर्स ऑफ कोहेजन बिटवीन 2 लिक्विड मॉलिक्यूल्स। लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच का कोहेजन फोर्स, भाई इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऐसे ही आएगा तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, है ना? तो ये हो गया एफ सी, कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। और इस केस में द रिजल्टेंट ऑफ द टू बी गिवन यूजिंग पैरेललोग्राम। इस फोर्स का और इस फोर्स का रिजल्टेंट, वेक्टर्स अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इस फोर्स, ये जो एफ ए है, एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स, इनका रिजल्टेंट यहां आ जाएगा। और ये जो लिक्विड का सरफेस होता है, ये हमेशा रिजल्टेंट फोर्स को परपेंडिकुलर होता है। तो अब यहाँ का जो लिक्विड सरफेस है वो रिजल्टेंट को यहाँ अपने आप परपेंडिकुलर कर लेगा। ये किया उसने परपेंडिकुलर। द सरफेस ऑफ द लिक्विड ऑलवेज ट्राइज टू बी परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट। इस रिजल्टेंट को लिक्विड का सरफेस परपेंडिकुलर कर लेगा खुद को, तो वो कुछ इस तरीके से करेगा। ये आया लिक्विड का सरफेस यहां पर, इसको परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसको परपेंडिकुलर करने के लिए इसका ये जो शेप बना है वो कॉनकेव बनेगा। यही तो उसका मेनिस्कस है। ड्यू टू दिस रिजल्टेंट फोर्स द लिक्विड टेक्स द कॉनकेव शेप। अच्छा, कंसीडर सिस्टम हैविंग 3 डिफरेंट मीडियम्स एज। फिर से अगर मान लो यही जो हमने ऐसा कंसीडर किया था, अब यही कॉमन पॉइंट कंसीडर किया। कॉमन पॉइंट पे लगने वाले फोर्स, एक तो इस तरफ एडहेसिव फोर्स लगेगा, ये ले लिया एडहेसिव फोर्स एफ ए। कोहेसिव फोर्स लगेगा, अगर कोहेसिव फोर्स लगा और वो कोहेसिव फोर्स अगर इधर है, भाई कोहेसिव फोर्स मॉलिक्यूल्स का है, कितना कैसा हम नहीं बोल सकते, है ना, ये डिपेंड करता है इनके ऊपर। तो ये अगर फोर्स इधर होगा कोहेसिव फोर्स, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं ना कहीं यहां एक्ट करेगा इस तरफ। और अब जो वाटर का सरफेस है वो इस सरफेस को परपेंडिकुलर होने की कोशिश करेगा, तो ये बन गया वो परपेंडिकुलर, कुछ इस तरीके से। ये सरफेस को परपेंडिकुलर हो गया, यहां पर ये परपेंडिकुलर होगा और इसी क्रम में वो परपेंडिकुलर होने के लिए यहां पर कांटेक्ट पर उसने अपना शेप ऐसा बना लिया। तो ये बन गया मेनिस्कस। समझ में आ रहा है ये मेनिस्कस तैयार क्यों हो रहा है, ये अपना शेप बदल क्यों रहा है? ये कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स का जो रिजल्टेंट है उनकी वजह से हो रहा है। कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स का रिजल्टेंट, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स कैसे एक्ट करेंगे, ये तो भाई सिस्टम पर, मतलब जो सॉलिड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा और लिक्विड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। चलो, अगर कभी ऐसा होता है कि सेम सिस्टम के लिए हमने कॉमन पॉइंट कंसीडर किया, कॉमन पॉइंट का जो रिजल्टेंट फोर्स है कौन सा, एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स, ये कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स ये है, ये एडहेसिव फोर्स है, ये कोहेसिव फोर्स है। और इनका रिजल्टेंट अगर इधर जाता है, ये वाला एफ आर, तो अब यहां वाला सरफेस इसको परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर हो जाएगा तो वो अपना शेप चेंज ही नहीं करेगा ना, वो तो ऐसे ही रखेगा। द सरफेस ऑफ द लिक्विड ऑलवेज ट्राई टू बी परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट। ये हो गया परपेंडिकुलर, देखो ये वाला, इस सरफेस को परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे अब कोई शेप नहीं लेगा, ना तो ऐसे ना तो ऐसे। अब कैसे रहेगा, ऐसे, क्योंकि रिजल्टेंट नीचे है तो ये सरफेस रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर होगा, तो कोई कर्व फॉर्म नहीं करेगा। अब इसका आंसर तो दे ही सकते हो। द शेप ऑफ द मेनिस्कस इज कॉन्केव बिकॉज, वो कॉन्केव क्यों होता है, क्योंकि जो
एडहेसिव फोर्स है वो कोहेसिव से ज्यादा होगा, होगा ना भाई, हमने अभी देखा। अच्छा, अभी नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है उसको एक बार पढ़ेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। एंगल ऑफ कांटेक्ट ये कुछ भी नहीं तो कहीं पर कांटेक्ट पर एक एंगल बन रहा है। कांटेक्ट पर एंगल किसका कांटेक्ट? एक लिक्विड का और एक सॉलिड का। लिक्विड और सॉलिड पर जो एक एंगल बन रहा है, पर इस एंगल को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखेंगे। ये कुछ इस तरीके से, मान लो मैंने एक ग्लास की प्लेट कंसीडर की, ये अब इस ग्लास के प्लेट के ऊपर अगर मैं मान लो एक वाटर का ड्रॉप कंसीडर करता हूं, ये वाटर का ड्रॉप है। अब इस वाटर के ड्रॉप पर यहां दोनों के ग्लास और वाटर ड्रॉपलेट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये वाला कौन सा? एंगल ऑफ कांटेक्ट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करोगे एंगल ऑफ कांटेक्ट को? ये जो कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया इस तरीके से। अब ये टेंजेंट ने जो भी एंगल बनाया है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन टू द लिक्विड सरफेस, एंगल टेंजेंट, कांटेक्ट पॉइंट पर टेंजेंट, टेंजेंट किसको? लिक्विड सरफेस को, एंड द सॉलिड, सॉलिड को और लिक्विड को टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेजर्ड फ्रॉम इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के अंदर से मेजर करना है, वही बोला जाएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट एट लिक्विड सरफेस, ये कांटेक्ट पर टेंजेंट, टेंजेंट एट लिक्विड सरफेस, ये था हमारा सॉलिड सरफेस, कांटेक्ट पॉइंट, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और लिक्विड की तरफ से जो एंगल मेजर किया है वही है एंगल ऑफ कांटेक्ट। कहां से मेजर करोगे? मेजर्ड फ्रॉम इनसाइड द लिक्विड, द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन टू द लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर लिक्विड सरफेस को टेंजेंट, सॉलिड लिक्विड सरफेस एंड द सॉलिड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेजर फ्रॉम इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के अंदर से जो मेजर किया जा रहा है दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। इन दिस केस एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट, इस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट ये एक्यूट होगा। अब मान लो हमने फिर से एक ग्लास की प्लेट कंसीडर की, और इस ग्लास के प्लेट के ऊपर अब मैं एक मर्क्यूरी का ड्रॉप कंसीडर कर रहा हूं। तो ध्यान से देखो, इस मर्क्यूरी के ड्रॉप पर यहां पर एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कौन सा? ये अगर आपको रेड दिख रहा होगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ऐसे ही यहां भी तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, राइट। अब इस कांटेक्ट पॉइंट पर मैं लिक्विड सरफेस को टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, ये कुछ ऐसे जाएगा क्या? ये टेंजेंट गया। अब इस टेंजेंट ने जो एंगल बनाया होगा सॉलिड के साथ में, मेजर्ड फ्रॉम इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड से तरफ, मतलब इधर से इधर मेजर करना पड़ेगा, यही होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये सॉलिड है हमारा, सॉलिड सरफेस, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और इस केस में ये होगा एंगल मेजर्ड फ्रॉम इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के इनसाइड की तरफ से, तो वही हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ये 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो उसको बोला जाएगा ऑब्ट्यूज, राइट। एंगल ऑफ कांटेक्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये हम चेंज नहीं कर सकते, ये एंगल ऑफ कांस्टेंट है। एंगल ऑफ कांटेक्ट ये कांस्टेंट होता है किसी भी पेयर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड के लिए। इट इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन लिक्विड सॉलिड पेयर। लिक्विड सॉलिड पेयर का एंगल ऑफ कांटेक्ट ये हम चेंज नहीं कर सकते, ये सरफेस टेंशन डिसाइड करता है और ये फिक्स होता है किसी के लिए। चलो, it depends upon the nature of the liquid and solid. It depends on inclination of the solid, right? For a given liquid solid pair, even small contamination of the surface causes a large change in angle of contact. अगर तुम कंटामिनेशन, अगर तुम कुछ impurities ऐड कर देते हो कहां पर? कांटेक्ट पॉइंट पर, तो उसके वजह से एंगल ऑफ कांटेक्ट बहुत हद से चेंज होगा। फॉर ए लिक्विड विच इज पार्शियली वेट्स द सॉलिड, रिमेंबर ये आपको याद रखना है, अगर कोई लिक्विड है जिसके वजह से सॉलिड ये पूरी तरह से नहीं पार्शियली भीग रहा है, तो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ये 90 डिग्री से कम होगा। 0 से ज्यादा और 90 डिग्री से कम पार्शियली भिगोएगा। लेकिन अगर कोई लिक्विड है जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम है, तो वो किसी भी सॉलिड को वेट नहीं करेगा। एग्जांपल तो यही है, लोटस के ऊपर अगर मैं, लोटस के पत्तों के ऊपर अगर मैं पानी की बूंद डालता हूं, या फिर आपके घरों में मनी प्लांट होगा, मनी प्लांट के ऊपर देखो पानी की एक अच्छी सी बूंद डालो, देखो वो थोड़ा सा वैक्सी होता है उसका लीव्स, उसके पत्ते, तो वो उसको भिगाएंगे
नहीं, क्योंकि उनका एंगल ऑफ कांटेक्ट ये 180 से कम होगा लेकिन 90 डिग्री से ज्यादा होगा। पारा, पारा तुम ले लो, पारे को ये रूम के अंदर कहीं पर ऐसे छिड़क दो तो उसके जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स इधर उधर बिखरेंगे उसको तुम आराम से फिर से जमा कर सकते हो, क्योंकि उनका सरफेस टेंशन इतना ज्यादा है कि वो गोल गोल होंगे, वो सामने वालों को नहीं भिगोएंगे, वो किसी भी सॉलिड को वेट नहीं करेगा। और तीसरी बात आपको याद रखनी है, फॉर ए लिक्विड विच कंप्लीटली वेट्स, कंप्लीटली वेट कर रहा है तो उसका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा वो 0 होगा। फॉर ए लिक्विड इज कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड, द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू 0। पानी, हम नहाते हैं, हमारी बॉडी और पानी इनके बीच का जो कांटेक्ट सरफेस है वो कांटेक्ट एंगल है वो 0 है, इसलिए वो पूरी तरह से वेट करेगा, पूरी तरीके से गीला करेगा। इफ वाटर एंड ग्लास हैज एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री से कम है तो हमने अभी देखा वाटर विल वेट द ग्लास, वाटर विल नॉट वेट द ग्लास, बोथ ए एंड बी डिपेंड्स ऑन इंक्लिनेशन ऑफ एंगल। इफ वाटर एंड ग्लास हैज एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री है तो वो पार्शियली वेट करेगा, वाटर विल वेट द ग्लास, नहीं रहेगा आंसर। इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑब्ट्यूज, अगर ऑब्ट्यूज है तो हमें पता है लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड, बिल्कुल। अब ये जो हमने अभी डिस्कस किया, ये क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो वो कुछ इस तरह से आएगा, डिफाइन एंगल ऑफ कांटेक्ट, स्टेट इट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये नोट्स का पार्ट मैंने यहाँ पर सिर्फ इसलिए डाला है ताकि आपको एक आइडिया आ जाए, मैं कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ लेकिन वो प्योरली बोर्ड्स के जैसे, इवन सीईटी के थ्रू भी जा रहे हैं हम, कंसेप्ट को सब पूरी तरह से क्लियर करते हुए जा रहा हूँ। तो ये जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किया है इसके ऊपर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा जो कि एग्जाम में दे रखा है, ये सब वही है जो मैंने डिस्कस किया। अगर क्वेश्चन आता है तो वो यही आएगा ना, डिफाइन एंगल ऑफ कांटेक्ट, स्टेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, एंगल ऑफ कांटेक्ट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अभी देखे थे, राइट। दूसरा, अगर क्वेश्चन आता है 2 से 3 मार्क के लिए, एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हमने अभी पढ़ा था भाई, इधर एडहेसिव फोर्स, इधर कोहेसिव फोर्स और रिजल्टेंट इधर जा रहा था, है ना, तो वही एक्सप्लेन करना है तुमको। कुछ भी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप लेक्चर्स को, ये जो रोटेशनल डायनेमिक्स के 3 लेक्चर्स बनेंगे उसमें आज ये दूसरा लेक्चर है, पहला लेक्चर पूरी तरह से देखो, दूसरा लेक्चर पूरी तरह से देखो, तीसरा देखो, आपका पूरा जो हमारा चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ये पूरा चैप्टर 7 मार्क का प्रिपेयर हो जाएगा। और इसके बाद एक लेक्चर में अलग से लूंगा जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, तो इसके बाद बचा ही क्या, रोटेशनल डायनेमिक्स हो चुका है हमारा 7 मार्क, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड 7 मार्क, 7 7 14, अरे 2 चैप्टर हमें 14 मार्क दे देंगे, क्या ही चाहिए हमें। वेरी गुड, बने रहो। चलो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो अभी मैं आज के लिए यहाँ रुकना चाहूंगा, इसका थर्ड पार्ट में इस पूरे चैप्टर को मैं कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। टिल देन माय डियर फ्रेंड्स, बने रहिए और हमें बताते रहिए कि आपकी प्रिपरेशन कहां तक आई है। टिल देन हैव अ गुड डे, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।